Okay, so this decomposition of salt that we done yesterday, like how do we know okay, a salt like magnesium nitrate will decompose to make मेटल ऑक्साइड एंड NO2 एंड ऑक्सीजन, वो हमने कल किया था। उसका बिल्कुल एंड पे एक पार्ट रह गया था एंड दैट वाज जस्ट के व्हाट विल बी द प्रिकॉशन दैट यू विल टेक इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो बिकॉज NO2 इज हैजर्डस गैस, एसिडिक है, उसके लिए फिर हम फ्यूम और कबर्ड यूज करेंगे, वो था बस। अच्छा, जो आज हमने एग्जांपल प्रैक्टिस करनी है थर्मल डिकम्पोजिशन में, इट्स एक्चुअली about the thermal stability of group 2 salts. In fact, group 2 carbonates. और इस पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइंड है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली फ्रॉम द थ्योरी ऑलरेडी। तो ग्रुप 2 के सॉल्ट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका ट्रेंड अगर आप थोड़ा सोचें थ्योरी P4 से, तो कैन यू गेस के हाउ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स थर्मल स्टेबिलिटी चेंज डाउन द ग्रुप। जैसे अगर हमारे पास ग्रुप 2 में बेरिलियम कार्बोनेट है, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, नॉट स्ट्रोंशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, strontium carbonate and barium carbonate for example. Now these are the carbonates of group 2. तो अब इनमें जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तो could anyone tell me कि the thermal stability of carbonates increase or decrease? तो बता सकते हैं? मतलब जब आप नीचे वाले सॉल्ट्स को हीट करेंगे तो will it take more heat or less heat? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक्चुअली P4 से चाहिए। और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनफैक्ट ऑल द सॉल्ट्स थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि it takes less heat to decompose the first two three salts, and the remaining salts take high heat comparatively to decompose. जाता ये डोर भी यार बंद कर दो, थोड़ा पीसफुल हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा डोर बंद करके बैठ जाए, अपने घूमना फिरना है तो। अच्छा, इसके रीजन जो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो जो चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन है, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन पॉजिटिव आयन, वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और जब चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन डिक्रीज करती है तो उससे क्या होता है, उसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो डिक्रीज करती है। पोलराइजेशन पावर of cation decreases for anion. Polarization power of the cation for the anion decrease, and as it decreases तो उससे क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास सपोज बेरियम कार्बोनेट है, तो बेरियम कार्बोनेट में बेरियम आयन इज बिगर इन साइज। और जब आप फर्दर वे फ्रॉम द न्यूक्लियस को आयोनाइजेशन एनर्जी का, नहीं नहीं, ये बात नहीं है इधर। इधर बात ये है कि जब बेरियम कार्बोनेट में बॉन्ड बनता है ना, तो आयोनिक बॉन्ड है। बट द थिंग इज के इवन आफ्टर बॉन्डिंग बेरियम, बिकॉज इट्स 2+, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करता है कि कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता रहता है, इसको पुल करता है अपनी साइड पे। बट बिकॉज इट कैन नॉट पुल इट strongly as barium itself is quite big in size and its charge density is quite less, तो क्या होता है कि कार्बोनेट के बॉन्ड्स इतने वीक नहीं होते। कार्बोनेट में बेसिकली ये बॉन्ड्स हैं, कार्बोनेट जो है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है। इट्स लाइक कार्बोनेट CO3 का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड है एक के साथ। हाँ, लेकिन अब होता ही है बेसिकली कि जब इन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ से जब बेरियम आयन पकड़ बैठ के इसको पुल करता है, ट्राइज टू वीकन दीज बॉन्ड्स। जितने ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे उतना ये जल्दी से डिकम्पोज हो सकता है। द थिंग इज, आ जाएगा, वालेकुम अस्सलाम।
The thing is ke because barium ion is too big in size, its charge density is quite less. तो ये कार्बोनेट को उतना पोलराइज नहीं करता जितना करना चाहिए, तो ये थर्मली स्टेबल है. Whereas the ion on the top side जैसे बेरिलियम है फॉर एग्जांपल, अगर आप बेरियम कार्बोनेट की जगह बेरिलियम कार्बोनेट को सोचें तो बेरिलियम इज स्मॉलर इन साइज, और ये जब कार्बोनेट आयन को पोलराइज करता है तो इट कैन पोलराइज कार्बोनेट आयन मच स्ट्रांगली कंपेयर टू बेरियम आयन. सर बेसिकली ये कहने कि देख अगर आप 10 स्टिक्स में और उन्हें एक साथ जोड़े तो उन्हें तोड़ना जरूरी है, वो थोड़ा स्प्रेड अपार्ट इसलिए उसकी फोर्स कम है. हाँ, ये कह सकते हैं कार्बोनेट, बेसिकली कार्बोनेट का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन ये बेरियम और बेरिलियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, उनके साइज का इशू है. बेरिलियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई. तो ये कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बड़ा स्ट्रांगली डिस्टॉर्ट करता है और उसको पोलराइज कर देता है, वीक कर देता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है. ये जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेक्निकली हम थर्सडे फ्राइडे से P5 कर रहे हैं. कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था, आज भी एक थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने करना है. बट उस क्वेश्चन हाँ अभी करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले जो P4 से आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना थ्योरी से, ये मैंने इसको क्विकली गो थ्रू किया है, और वो ये है कि the carbonate's thermal stability increases down the group. That's it takes more heat to decompose the salt on the lower side compared to the salt on the higher side. अब इसके साथ मैंने थोड़ी रीजनिंग भी बता दी है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो पॉजिटिव आयन की चार्ज डेंसिटी कम होती है बिकॉज द साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज एंड इट्स पोलराइजेशन पावर फॉर द नेगेटिव आयन डिक्रीज. तो जब कार्बोनेट आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्शन ज्यादा नहीं होगी तो वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड होगा, इतना आसानी से डिकम्पोज नहीं करेगा. अब मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम रेंट पे ना कम हो जाता है, खत्म नहीं होता वो, तो वो ट्राई कर लेते हैं. सर मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन लेते हैं. कल आज तो फिर आज ऑनलाइन भी कम है, कल 17-18 लोग ऑनलाइन ही बैठे हुए थे. बस वो आई अंडरस्टैंड टाइम टेबल भी बीच में गैप्स और रोले मसले चल रहे हैं. खैर सर मैं भी ऑनलाइन ले रही हूँ. ये फिर मैं भी घर से ही पढ़ा लिया करूँ तो अच्छा नहीं. सर आपकी लॉ को देख. क्या लॉक है. अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन है, पढ़े इसको जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं. रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो आई एम ट्राइंग स्टे ऑन ट्रैक. देखिए ये कंपाउंड है, और कंपाउंड तो नहीं है, ये ग्रुप 2 कार्बोनेट को उसने XCO3 से इंडिकेट कर दिया और उसने कहा जी ये डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड और CO2 बनाता है. The decomposition occurs because the positively charged cation polarize the carbon oxygen carbon bond in the carbonate ion. The charge density of the group 2 carbonate decreases down the group. This affects the decomposition rate. सारी डिटेल अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले इधर एक्सप्लेन की उसने इधर आपको उसको हिंट दे दिया क्लियर. अब आपको एक्सपेरिमेंट ये डिजाइन करना है, ये थोड़ा सा पुराना पेपर है, अभी हम 1-2 वीक ना थोड़े पुराने पेपर करेंगे जिसमें सारा डिजाइन आपको खुद ही करना पड़ता है, जो जरा मुश्किल काम था. उसके बाद फिर हम जरा ईयरली पेपर्स पे आ जाएंगे और वो काफी इजी है इसके अगेंस्ट. तो आसान से अगर मुश्किल पे जाएंगे तो फिर वो फायदा नहीं. अच्छा, अब you have to plan an experiment to investigate how the rate of decomposition of group 2 carbonate varies as the group descends. मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे कार्बोनेट्स में ग्रुप 2 के, तो उनका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसे होगा, विल इट स्टे सेम, इंक्रीज, डिक्रीज. तो जो P4 थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको बताता है वो ये है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज करेगा. बस वही सारी जो एक्सप्लेनेशन है. हाँ अच्छा, अब इसको पूरा हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट बाय पार्ट हम सॉल्व करते हैं. देखें, predict how the rate of decomposition of carbonate will change सर एक क्वेश्चन पूछूं मेरा माइंड डाउन द ग्रुप. हाँ जी पूछिए. सर वैसे P5 का बेस कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द पेपर अबाउट. कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने थ्योरी में पढ़ा है ना वो लेवल से लेके A2 तक, which is related to any experiment or upon a concept upon which some experiment can be designed. ATP किससे बना है. ATP आप इसको लोग ATP बोलते हैं, लेकिन थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड है. और P4 है बेसिकली वो तो थ्योरी है. So P5 actually is bang down P4. जिसको P4 आता है उसी को P5 आता है, ये रिपीटेडली बात करते हैं. ये P5 ज्यादा आसान है. हाँ P5 इजी है, मतलब अगर एक स्टूडेंट इसको गलत भी डिजाइन कर दे ना, मैं आपको बताता हूँ, तो उसके उतने नंबर नहीं कटते. और P4 क्वेश्चन में आपको काफी मदद करता है P4 में.
और सर फिजिक्स का P5 किस चीज के बारे में? वो भी सारा ऐसे ही, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के P5 सेम कॉन्सेप्ट, और P4 भी थ्योरी है सारे सबके थ्योरी 100 मार्क्स के 2 आवर्स। अच्छा देखें, प्रेडिक्ट हाउ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट विल चेंज एज द ग्रुप डिसाइड। तो प्रेडिक्शन ये होगी कि रेट विल डिक्रीज। अब मैं लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा, जरा अगले वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन इधर आप सारी वो लिखेंगे। अब आप देखें ये टेक्निकली बिफोर की चीज वो पूछ रहा है आपसे कि आपने जो ऊपर प्रेडिक्ट किया रेट डिक्रीज होगा डिकम्पोजिशन का, वो क्यों होगा। तो आप बताएंगे कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटाइन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और उससे क्या होता है कि जो पोलराइजेशन है नेगेटिव आयन की वो कम होगी, polarization of the negative ion will decrease and the salt will have greater ionic character और greater ionic character and thermal higher thermal stability। अब ये पॉइंट्स आपकी एक्सप्लेनेशन में नजर आने चाहिए। अब देखिए उसने आपको 1 2 3 4 लाइंस भी दी है इस काम के लिए, बैठे जरा। अच्छा अब इधर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है थ्योरी से और वो यहाँ पे लिख देता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज, तो फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हाँ मिल जाएंगे। P5 की यही खूबसूरती है। हाँ, जी हो जाएगा, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, इसको ले अभी तो अभी अपना चेक करोगे ना ब्लड पॉइंट तो फॉर्म की नहीं कब से भेज रहे हैं अभी चलिए जरा जरा आपने फिर नहीं दिया फॉर्म फिल कर दो यार। ग्रुप में भेज के आए थे ये बने हैं आपको हाँ अभी फिल आउट कर अभी तो मैं ये कह रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास ना, एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए मैं करता भी नहीं। अगर आपने ये यहाँ पे ये लिख दिया कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज करता है, तो फिर आपकी एक्सप्लेनेशन उसको कंपनसेट करनी चाहिए, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नीचे एक्सप्लेनेशन आप करेक्ट दे रहे होंगे और ऊपर अगर रेट इंक्रीज करा रहे होंगे तो एक्सप्लेनेशन के कोई पैसे नहीं है। फॉर्म मुझे पता ही नहीं है कौन सा मैम कह रही है, आप उनसे बात करना, भी बीच में बोलो नहीं। नहीं हाँ मिले कट जाएंगे ना। देखिए अगर आपने ऊपर गलत कॉन्सेप्ट लिखा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल इंक्रीज, तो फिर आपकी एक्सप्लेनेशन उसको मैच करनी चाहिए। ऊपर आप रेट इंक्रीज करा रहे हो, एक्सप्लेनेशन ठीक दे रहे हो, तो इट मीन्स कि एक दोनों में से कोई एक चीज आपने चीट की है या आपका कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, वो फिर कॉन्सेप्ट में सारे नंबर। और दूसरी बात ये है कि एज ए साइंटिस्ट अगर आप सोचें ना, अगर आप लैब में आपने P4 में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ कि डिकम्पोज होने का रेट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो आप तो हाइपोथेसिस दोगे ना। एक्सपेरिमेंट बेस ही हाइपोथेसिस पे करता है। मैं कहूँगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज करता है, आप कहेंगे नहीं डिक्रीज करता है, ये कहेंगे सेम है। तीन बातें हो सकती हैं। अब मैं लैब में हम तीनों चले जाते हैं और जाके वहां पे अपने अपने एपरेटस निकाल लेते हैं और सारा एक्सपेरिमेंट प्लान करके परफॉर्म करते हैं, तो जो रिजल्ट्स आएंगे सबके वो तो एक ही आएगा ना, सेम। क्यों? बिकॉज जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली आएगा, विच इज वन ऑफ द थ्री कॉन्सेप्ट। अच्छा जब टीम में से आपने कहा था रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज करता है डाउन ग्रुप, हमने इन्होंने कहा सेम, मैंने कहा इंक्रीज, तो हमारा दोनों का गलत हो गया, आपका करेक्ट। इससे फिर वो एक कंक्लूजन बन जाता है, फिर उसकी साइंटिफिक रीजनिंग ढूंढी जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं लेकिन वो फिर कौन सा वैसे है? वैसे अगर हमने गलत देखा तो उसकी हमें मार्क्स भी मिलते हैं अगर एक्सप्लेनेशन उस गलत वाली चीज को चाहिए भी है तो गलत। आपने जब एक्सप्लेनेशन इसकी की होगा ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस, तो फिर आपको इसका सब उल्टा लिखना पड़ेगा कि नहीं वो चार्ट में लेकिन उसके मार्क्स भी मिलते हैं। मिलते हैं, क्योंकि ये P4 नहीं है। इसमें आप हाइपोथेसिस गलत भी बना के अगर उसको डिस्क्राइब करें और पूरा डिजाइन ऐसा बना दें कि उस गलत हाइपोथेसिस और आपके प्रोटोकॉल को लेके मैं किसी और स्टूडेंट को दे दूं कि यार ये इस बंदे ने बनाया है। ये तो 30 प्लस इसमें 30 टोटल मार्क्स हैं इसके। हाँ 20 40 आ रहा है ना 100 मार्क्स से P5 30 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का P4 है। तो इसकी वेटेज इसकी वेटेज 11.5 है टोटल। ये सारा मैं बता चुका हूँ, आगे चलिए। अच्छा अब इस ग्राफ पे उन्होंने आपसे पूछा है कि जिसको प्रिडिक्ट कर दें कि किस तरह से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो चेंज करेगा। तो आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कार्बोनेट्स मास और कार्बोनेट। तो जो आपका डिपेंडेंट फैक्टर है उसको आप वाई एक्सेस पे और इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सेस पे प्लॉट करें। इधर हमारे पास MR ऑफ कार्बोनेट आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डाउन द ग्रुप
डिक्रीज, ठीक है। तो आप ये लाइन बना देंगे, आप स्ट्रेट लाइन बनाइए। वो पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यू और कर्व्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो शुरू में ज्यादा करते हैं या बाद में कम करते हैं, तो वो जस्ट गो विद द स्ट्रेट डिक्रीजिंग लाइन। अच्छा, इसके बाद जो असल पार्ट है ना, जिस वजह से ये थोड़ा पुराना पेपर हम कर रहे हैं, वो ये है कि जो इसमें डिजाइनिंग वाले पोर्शन है, ये जरा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। So in the experiment you are about to plan, identify the following variable। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है बेसिकली mass of carbonate, group 2 carbonate, और उसके अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। So rate of decomposition depends on the carbonate। इनफैक्ट mass की जगह आप कार्बोनेट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंडेंट ऑन दैट। अब ये वो डायग्राम है जो कल भी मैंने ड्रॉ की थी, और मैंने कहा था कि जितने भी डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपने टिपिकली यही डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। अब आपको बेसिकली you have to draw a diagram labeled experiment operators that you'll set up to carry out the experiment. Your operators should use only standard items available in the school college lab like test tube, boiling tube और इस तरह की चीजें। um, the operators used to heat carbonate, and how the carbon dioxide will be collected and label each part of the operators indicating the size capacity। अब ये बातें अगर उसने ना भी बताई हो ना तो भी ये अंडरस्टूड है कि आपने कुछ करना ही करना है। तो आप बॉइलिंग ट्यूब बनाएंगे, और उसके साथ फिर आप like you'll show the mass of carbonate salt taken into it, or delivery tube। and then again as I said yesterday कि आपने delivery tube जो है उसको कॉर्क से ऊपर से बंद करना, ऊपर नहीं दिखाएंगे, और कॉर्क की फिलिंग इतनी नहीं करेंगे कि डिलीवरी ट्यूब के अंदर भी शेड कर दें, वो ब्लॉकिंग में आता है, और ये एक्चुअल फॉल्ट होता है जब हम डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट करते हैं ट्यूब पे। तो अगर आपका कॉर्क ओपन नहीं है, बीच में उसमें कोई पार्टिकल फंसे हुए हैं, और आप देखे बगैर ही उसको ऐसे गुजार दें अंदर, तो वो पार्टिकल ट्यूब को ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ डायग्राम अभी वो चीज़ नजर नहीं आनी चाहिए, इट हैज टू बी शोन ओपन। और इसके साथ फिर आगे आप सिरिंज कनेक्ट कर दें, और जो सिरिंज है उसकी ज़ाहिर आप कैपेसिटी बताएंगे, बिकॉज दैट्स द वन वेयर यू हैव टू कलेक्ट द गैस। तो इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि प्लंजर जो है उसका पुश हो जीरो पे, एयर ना हो उसके अंदर, लेकिन अगर हो भी तो कोई इशू नहीं है, बेसिकली हमने बाद में जो एडिशन होगा वॉल्यूम का वो नोट कर लेंगे। तो ये, और कोशिश करें कि जो आपका ऑपरेटर्स है जैसे स्ट्रिंग वगैरह वो स्टैंड में फिक्स दिखाएं। अच्छा, इसमें हीटिंग दिखाएंगे, इधर हमारे पास कार्बोनेट सॉल्ट आ जाएगा, ये बॉइलिंग ट्यूब है। अब ये टिपिकल ऑपरेटर्स है जो डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स के लिए या सॉलिड्स के लिए यूज होता है। सो दिस इज लाइक द सिरिंज, और इसकी आप कैपेसिटी लिखेंगे साथ, ठीक है। तो आप कोई भी 1000 cm³ तक कैपेसिटी लिख दें, ट्राई एंड राइट बिगर वॉल्यूम, ठीक है ना, 500 प्लस या 500 टू 1000। क्योंकि अगर आप इसमें कोई 4-5 ग्राम भी लेंगे ना सॉल्ट के, तो भी उससे ये अच्छी खासी CO2 गैस बन जाती है। तो आप 100 cm³ की सिरिंज से कोई रिलायबल रिजल्ट्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि इतना कम कार्बोनेट का मास लेना बड़ा मुश्किल काम है। So the technique about taking the mass of solid is that you try and stay between 1 to 20 gram max, ठीक है। मिनिमम आप 2-3 ग्राम तक रखें, और बहुत ज़्यादा भी मत लें, 20 ग्राम। लैब के अंदर हम बॉइलिंग ट्यूब्स में जब सॉलिड्स या एवापोरेटिंग डिश में हीट कर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स और लेस अमाउंट्स नहीं लेते, क्योंकि वो फिर लार्ज अमाउंट से रिएक्शन एंड तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, कंप्लीट करना। और लेस अमाउंट से जो रिजल्ट्स हैं वो इतने एक्यूरेट या रिलायबल नहीं होते हमारे। उस हिसाब से स्ट्रेंथ जितनी भी होती हैं वो 1000 cm³ तक की इनफ होती हैं, सफिशिएंट होती है। ये 2 मार्क्स का था। ये डायग्राम जब आप बना देंगे, ये पार्ट है असल वाला, जो पुराने पेपर्स के अंदर ज़्यादा ट्रिकी था। इट्स प्रॉब्ली 7-8 मार्क्स, 4 मार्क का है इसमें, तो उसने डायग्राम वगैरह पहले पूछ लिए। अच्छा, इसमें नेचुरली आपको पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। देखें, अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक था या गलत था, इन एनी केस आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है ऐसा कि जिसको यूज करके कोई बंदा लैब में जाके जब परफॉर्म करेगा तो वो उसको इवेंचुअली पता चल जाए कि वाज योर हाइपोथेसिस करेक्ट और नॉट। अब इसके अंदर भी जो उन्होंने आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी है ना, वो पॉइंट आउट कर दी है। ये थोड़ा आई थिंक 2010 के बाद वाला क्वेश्चन, उससे पहले वाले क्वेश्चन करें तो उसमें वो ये भी नहीं बताते थे।
अब रीसेंट पेपर्स में क्या हो रहा है कि जो डिजाइन वाला क्वेश्चन है उसमें इनको उन्होंने फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया ऐसे 1 2 3। तो वो फिर जो चीज उसने पूछी है उसका उधर ही आंसर बताएंगे। इस फॉर्म में भी स्टूडेंट जो पॉइंटेड आउट चीजें हैं ना उनको मिस कर देते हैं। इसलिए उन्होंने अब डिजाइन को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया एंड दैट हैज मेड इट रादर इजियर। अच्छा, तो यूजिंग द ऑपरेटर्स शोन इन पार्ट सी, जो आपने ऑपरेटर्स बनाया है, टेस्ट कभी भी इवेपोरेटिंग डिश बीकर वगैरह मत बनाए डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। जो ऑपरेटर्स जिस काम के लिए इस्तेमाल होता है वही ड्रॉ हो सकता है। अब in addition to standard operators present, you are provided with the following materials: sample of the carbonate, magnesium, calcium, strontium, barium। अब beryllium उसने नहीं दिया, वो हमारा उससे कंसर्न नहीं है। ग्रुप 2 में से ये 4 मेटल्स उसने दिए हैं, 1 2 3 4, इन्हीं को हमने फोकस करना है। स्टॉप वॉच क्लॉक, अच्छा ऊपर जो मुझसे एक मिस्टेक हुई है वो आपने नहीं करनी। जब भी आपने क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने टाइम भी रिकॉर्ड करना होगा, तो जब भी टाइम रिकॉर्ड करना पड़े आपको, तो आपने डायग्राम के साथ स्टॉप वॉच जरूर ड्रॉ करनी है। जैसे इस डायग्राम के टोटल 2 मार्क्स थे ना, तो एक नंबर सिर्फ स्टॉप वॉच का ही है। क्योंकि अगर आपने घड़ी नहीं दिखाई हुई तो इट मीन्स कि आप टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सके जो हमें आगे चाहिए। तो P5 में जो मार्क्स हैं वो अगेन दे डोंट कॉम्प्लीमेंट विद द थिंग और कंटेंट रिक्वायर्ड। पूछा ज्यादा होता है, नंबर कम होते हैं, सारे लिखना पड़ेगा। उसके बाद so give a step by step description of how would you carry out the experiment stating the gas volume that you collect, like आप कितनी गैस कलेक्ट करेंगे ये आपने बताना। और syringe में how would uh, how you would calculate the mass of each carbonate, ensure the volume of the carbon dioxide produced is same, or how would you control the factors in the heating of the so that the different carbonates can be compared। मतलब हीटिंग को कैसे मैनेज करेंगे कि किसी के ऊपर फ्लेम फ्लेम आपने तेज नहीं किया हुआ, किसी पे कम नहीं किया हुआ, या किसी में बर्नर जो है वो बहुत नीचे पड़ा हुआ है, टेस्ट ट्यूब ऊपर ऊंची है 1 फुट ऊपर है, किसी में फ्लेम ट्यूब को टच कर रहे हैं, ये सारे एरर्स में लीड करते हैं। इनको आप सबके लिए सेम रखेंगे, सेम फ्लेम रखेंगे, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑफ द फ्लेम वो सेम रखेंगे, और गैस का जो वॉल्यूम आपने रिकॉर्ड करना है ना, ये सब स्टूडेंट्स के लिए अपना अपना होगा। कोई कहेगा जी मैं 1000 की सिरिंज मैंने ली है तो मैं 500 रिकॉर्ड करूंगा, मतलब मैं नोट करूंगा टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 500 cm³ ऑफ CO2। कोई कहेगा मैं 600, कोई कहेगा 300। बहुत कम वॉल्यूम भी ठीक नहीं और बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं। 500 इज रीजनेबल वॉल्यूम, ठीक है, इतना बनेगा। और नहीं नहीं, CM³ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 24 DM³ इज 1 मोल ऑफ CO2। तो 500 DM³ के लिए तो बड़ा वाला गैस का सिलेंडर चाहिए, तो हम तो उस रेंज यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो कार्बोनेट्स आपने लेने हैं यहाँ पर ऊपर उसने जो बताए हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसके बाद स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट है। आप लोग इनके क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे? लाइक आप सब आपने यू नीड टू मेक श्योर दैट either the mass or mole. What would you try and keep constant for all these carbonates that you'll heat every time in different operators, obviously? अब देखें, अगर मैं इनमें से किसी की भी डिकम्पोजिशन की इक्वेशन बनाऊं, मोल सर तो हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा। So 1 mole of these carbonate salt will give me 1 mole of CO2 every time. So I need to make sure that the number of moles of all these carbonates are same. मोल सेम रखूंगा, लेकिन जब चूंकि इनका एमआर डिफरेंट है तो विद इक्वल मोल इवन दे विल हैव डिफरेंट मास। मास सेम रखेंगे तो मोल डिफरेंट हो जाएंगे, जब मोल डिफरेंट हो जाएंगे तो CO2 का वॉल्यूम डिफरेंट ही बनेगा। तो जब CO2 का वॉल्यूम डिफरेंट आएगा तो हम रेट नहीं बता सकते, ठीक है। तो यू कीप द नंबर ऑफ मोल्स सेम एंड नेचुरली मास विल चेंज। तो आपने ये वाली बात इधर डिजाइन में बतानी है, तो ऊपर उसने पूछी है ना कि द गैस वॉल्यूम दैट यू वुड कलेक्ट, तो सबके साथ एक ही आए। उसमें फिर आपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। मैं ज़रा डिटेल में ज़्यादा नहीं लिखूंगा अभी इसको, ये वाला क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग बाद में भी इसको देख लेंगे। तो यूल से कि सपोज 0.05 मोल्स हम कंसिडर कर लेते हैं, मास इक्विवेलेंट टू 0.05 moles
of each carbonate will be taken by using a weighing scale that can measure up to 2 decimal places. ये भी आपने साथ उसके पॉइंट लिखना है, मतलब आपने ये बताना है कि mass equivalent to 0.05 moles of each carbonate will be weighed by using a weighing scale that can measure up to 2 decimal places. Then each solid in the experiment will be transferred, added in the boiling tube, और फिर इसको जो है वो आप हीट करेंगे to record the volume of CO2 gas formed. उसके बाद जो मेन पॉइंट्स, अगर मैं वही यही लिखता हूँ, बस थोड़ा आगे वाली चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद आपने ये बताना है कि सिरिंज, गैस सिरिंज of 1000 cm cube capacity is used. ऊपर जो आपने डायग्राम में लिखी हुई ऑपरेटर्स, उसकी स्पेसिफिकेशन इधर भी बतानी है. Although syringe of 1000 cm cube is used, but time needed to collect 500 cm cube of CO2 will be recorded. ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपेरिमेंट नहीं चलाएंगे. आपने ये नोट करना है कि जो 0.05 मोल के अगेंस्ट आपने कार्बोनेट का मास लिया था, उससे 500 cm क्यूब CO2 गैस बनने में कितना टाइम लगा, आप वो रिकॉर्ड करेंगे बस. एंड जस्ट टू इंश्योर दैट द सॉल्ट डिकम्पोजेस प्रॉपरली, विल रोटेट द बॉइलिंग ट्यूब एवरी नाउ एंड देन. मतलब आप बॉइलिंग ट्यूब को घुमाएं तो वो डिलीवरी ट्यूब के अराउंड घूम जाती है आराम से, उससे सॉलिड अंदर मूव हो जाता है. वरना यह कि नीचे वाला डिकम्पोज होता रहेगा, ऊपर वाला रह जाता है. अच्छा, उसके अलावा जो उसने बोला कहा था कि जी किस तरह इंश्योर करेंगे कि कांस्टेंट और सारों को सेम हीटिंग मिले. फिर आप बताएंगे कि जो फ्लेम है, सेम और कांस्टेंट टेम्परेचर और फ्लेम, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्यूब, ये सेम रहना चाहिए. ये आपने सेम रखना है टू इंश्योर दैट ऑल द सॉल्ट्स डिकम्पोजिशन हैपेंस एट द सेम टेम्परेचर, राइट. तो उसके बाद इसमें तो फर्दर आगे लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शंस ने नहीं मांगी, वो आगे लिखा होगा उसने. ये चीजें भी पूछेगा कि आप रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेटा क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारा. The hazard that must be considered while planning this experiment and describe the precaution that you will take to keep the risk minimum. जब भी आप बॉइलिंग ट्यूब वगैरह में हीटिंग करते हैं, तो ये जितने भी कार्बोनेट्स या जितने भी हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हैं स्पेशली, ये पॉइजनस होते हैं. Not the calcium and all these. So poisonous salts or boiling tube could break because of heat. So which releases poisonous salts. I mean splashes of the salt which could be harmful. तो boiling tube को जब आप हैंडल कर रहे होंगे तो वो भी गर्म है, तो आप ग्लोव्स यूज करें. और ये है कि बहुत हाई फ्लेम ना यूज करें, अवॉइड हाई फ्लेम, उससे उसका क्रैक होने का चांस होता है. तो आप फ्लेम थोड़ा मीडियम रखें. वैसे ये इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये ऐसे पूछते हैं बीच में बार बार. प्रिकॉशंस और हैजर्डस मटेरियल की लिस्ट में आपको अलग से दे दूंगा P5 में, उसको हम फॉलो करेंगे. अच्छा, इसके बाद इसमें क्या हो गया मेरे पेन पे. अच्छा देखें, ड्रॉ टेबल with appropriate headings, how the data that you would record carrying your experiment, and you'll be able to use this data or table to plot the graph and all. अब अगेन रिसेंट पेपर्स के अंदर ये जो टेबल्स हैं, ये भी उन्होंने देना शुरू कर दिए हैं हेडर्स के साथ, जो वैसे बड़ा फजूल काम है, बिकॉज अगर ये चीज़ आप स्टूडेंट को नहीं पूछेंगे तो पीछे रह कुछ नहीं जाता वैसे. तो इसमें आप सोचें कि जो मैं टेबल ड्रॉ करूंगा उसके हेडर्स में क्या क्या आना चाहिए. मैं आपको हिंट देता हूँ. जो कार्बोनेट उसने हमें बताए थे, हम वही 4 यहाँ रखेंगे. तो एक में तो आ जाएंगे कार्बोनेट. अच्छा, उसके बाद जो मैंने कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं सबके, ये हर एक स्टूडेंट के फर्क होंगे. कोई 0.01 लिखेगा, कोई 0.1 लिखेगा, 0.05 लिखेगा, बट स्टे विद इन द रेंज ऑफ 1 टू मैक्सिमम 1.5 मोल. क्योंकि आप 1.5 मोल भी ले लेंगे तो ये 120 ग्राम प्लस मास बन रहे होंगे इनके. तो इतनी बड़ी बॉइलिंग ट्यूब्स नहीं होती हमारे पास.
तो बेस्ट इज कि आप 1 मोल से नीचे नीचे रहें और जितना कम लें, 0.05 से भी इनके 5, 6, 10 ग्राम्स तक बनते हैं मोल। और फिर सारे कार्बोनेट्स का मास जो बनेगा अकॉर्डिंगली, और उसके अगेंस्ट फिर टाइम नीडेड टू कलेक्ट 500 cm³ ऑफ द CO2 गैस, और टाइम के अगेंस्ट फिर हमारा रेट विच इज 1/t/सेकेंड। ये पूरा टेबल 2 मार्क्स का है, और आपको इसमें एंट्रीज भी करनी होगी। तो देखिए हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट है और बेरियम कार्बोनेट। तो इधर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। अब इनके मोल्स तो हमने 0.05 सपोज किए हैं, जैसे सबके वो तो सेम आएंगे अपेरेंटली, द एंट्री इज रिपीटिंग बट यू हैव टू एंटर इट, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहें जी रिपीट क्यों हो रही है। The mass against each of the salts 0.05 mole of carbonate you'll enter here। ठीक है, इसके MR को कैलकुलेट करके जो मास आएगा 0.05 से मल्टीप्लाई करके वो भी सारा आप इधर एंटर करेंगे। ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनमें से मेटल्स जो है वो हैवियर है। कार्बोनेट का मास तो सेम है लेकिन मेटल का मास ज्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है कि जो कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करती है, thermal stability increase करती है। It becomes very difficult to decompose the salts on the lower side, right? Thermal stability increase करती है। Stability मतलब ज्यादा स्टेबल हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, स्टेबल ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, वो नेगेटिव को पोलराइज नहीं करता, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ वही बनाया हमने। अच्छा, अब इसमें आपने द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 cm³ ऑफ CO2 गैस, ये सपोज कर लेना खुद से। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट से 20 सेकंड में आ गया, और इधर इसको हम इंक्रीज कर देंगे 20 सेकंड से हर दफा। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इट्स टेकिंग मोर टाइम टू प्रोड्यूस सेम वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस फ्रॉम द कार्बन, और इसके अगेंस्ट आप इसका रेट निकालें। वो हम एक्चुअली कैलकुलेट करें या नहीं नहीं नहीं, ये तो थ्योरी है ना, ATP है, लैब में थोड़ी कर रहे हैं। ये आप अपने P4 के कॉन्सेप्ट को यूज करके वही चीज कोई भी नंबर, कोई से भी वैल्यूज आप लिखेंगे, लेकिन अगेन ये नीचे को टाइम इंक्रीज होना चाहिए, रेट डिक्रीज कर रहा है। तो जो टाइम आप इधर रेट निकालेंगे दैट्स 1/t। तो 1/t से जो वैल्यू आएगी ना वो सही लिखनी है फिर आपने। आई थिंक इसको डिक्रीज हो, कांस्टेंट डिक्रीज हो, डिसएडवांटेज होगी हर ग्रुप में, क्योंकि इसमें कोई अगेन वो पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यू नहीं है, बेसिकली द रेशियो विद व्हिच द टाइम इज टेकन टू प्रोड्यूस, हाँ वो प्रोपोर्शनल। तो जो इधर फिर आप रेट निकालेंगे वो 1/40 से जो वैल्यू आएगी वो निकाल के इधर लिख देंगे। सो योर टेबल शुड क्लियरली इंडिकेट योर हाइपोथेसिस प्रीवियसली कि जो रेट है वो नीचे को डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि आपने मोल सेम रखे हुए, मास तो ज़ाहिर है मोल्स पे डिपेंड करता है, मास चेंज हो रहा होगा। और टाइम टेकन ये आपने खुद सपोज किया हुआ है, इसमें नेचुरली आप सेकंड्स में रहेंगे, और दिस मच ऑफ CO2 कम्स इन वेरी फ्यू सेकंड्स ऑब्वियसली। तो ये आपका जो टेबल है ये इसको अगेन सपोर्ट करना चाहिए अब आपके हाइपोथेसिस को। अब पीछे एक स्टूडेंट ने अगर ये लिखा था कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज, तो उसका ये टेबल कैसा होना चाहिए, उसके टेबल में ये अपसाइड डाउन होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इसमें पूरा ECF होता है, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर एक गलती कर दी तो एंड तक पेनलाइज करेंगे, मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि देखें अगेन विद योर करेक्ट प्रोटोकॉल एंड ऑपरेटर्स, even if you go to the lab and perform the same experiment, तो you would realize कि नहीं मेरा hypothesis गलत है, रेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पता तो आपको चल जाएगा ना। लेकिन आपने डिजाइन सही किया, अगर आपका ऑपरेटर सब चीजें गलत हैं फिर तो सारे नंबर कटेंगे। चलो बस एक दो चीजें इसमें और ऐड कर लेते हैं। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट ये खत्म हो गया वैसे, द सिंपल एक्सपेरिमेंट इज लाइकली to produce only approximate results, not accurate results, right? So you're supposed to suggest an improvement in the operators that can give the reliability of the result। तो आपको पता है कि जब आप किसी भी सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं और उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, तो एक तो आप गैस रेंज यूज करते हैं और उसका अल्टरनेट एक्सपेरिमेंट जिससे आप रेट निकाल सकें इज वेइंग स्केल।
ठीक है ना, वेइंग स्केल से भी आप ये चीज कर लेते। तो वेइंग स्केल से आप जब करेंगे तो मास ऑफ सॉलिड आप लेके उसको डिकम्पोज करेंगे, और डिक्रीज इन मास ऑफ द सॉलिड पर यूनिट टाइम आप रिकॉर्ड करते जाएंगे, राइट। क्योंकि जो CO2 गैस बन रही होगी वो तो स्केप कर जाएगी, तो टाइम के अगेंस्ट आप कितनी CO2 बन रही है तो मास डिक्रीज होगा। तो जो डिक्रीज इन मास है डाउन द ग्रुप वो कम होना चाहिए। मतलब हमें ये पूरा लिखना तो नहीं है, लेकिन आप उसको बताओगे कि इंस्टेड ऑफ गैस रेंज द अल्टरनेट अप्रोच और एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन यूज इज वेइंग स्केल, एक नंबर का है। और मेनली तो जिस स्टूडेंट ने वेइंग, जी प्लीज, नहीं हमने इसको ही, हाँ हीट इसको करने के लिए आप एवेपोरेटिंग डिश जो है उसको, हीटिंग इसको एवेपोरेटिंग डिश में करेंगे, टाइम रिकॉर्ड करेंगे और रिपीटेडली इसको वे करेंगे। वैसे जो वेइंग स्केल्स हैं उन पे हीटिंग पैड्स में मिलते हैं, तो उसके साथ हाँ ज़्यादा, लेकिन वो आप स्कूल कॉलेज की लैब तक जब आप रहते हैं तो उसमें वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो ऑल्टरनेट मेथड में वेइंग स्केल भी हो सकता है। ठीक हो गया जनाब, इसमें इसको यहाँ रोकता हूँ, लास्ट मिनट चल रहा है। अब ये क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगा, और भी 2-3 क्वेश्चन डालूंगा ना, आप वो नेक्स्ट वीक में करें, नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे। हाँ ना, डिकम्पोजिशन रेट ज़ाहिर है जीरो, MR अगर जीरो हो तो जीरो ही होगा। जी। सर ये वेइंग स्केल वाली बात नहीं समझ आई। सभी टाइम तकरीबन खत्म है। वेइंग स्केल ये है कि आपको अल्टरनेट अप्रोच बतानी है जिससे आप गैस का वॉल्यूम रिकॉर्ड कर सकें। उसमें आप अल्टरनेट ऑप्शन में वेइंग स्केल भी यूज हो सकते हैं। वॉल्यूम